अरे मेरी बच्ची खाना खा ले, देख तू माँ बनने वाली है, तेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुझे वहाँ काल कोठरी में रखने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तू माँ बनने वाली है, मैं फ़ौरन तुझे यहाँ ले आई। मेरी बच्ची है तू, मैंने कोई नुकसान तेरा थोड़ी करना है और फिर अखराज शाह भी तो जवाब माँगेगा ना। मैं इसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, मैं तो फूल की तरह तेरा ख़्याल रखूँगी कि कहीं तू बिखर ना जाए। रेशम भाई इसके सामने न जाने कितनी तरह के खाने पेश कर रही थी, जबकि आशिका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। वो बस यहाँ से इस गंदी जगह से निकलना चाहती थी। वो सर अपने हाथों में रखे हुए थी जब अचानक ही कोई अंदर दाखिल होता। रेशम भाई के सामने मेज पर एक फाइल फेंक चुका था। ये रहे तुम्हारे ऊपर चलने वाले सारे केसेस के पेपर। मैंने जो भी सबूत इकट्ठे किए थे तुम्हारे बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी, सब ये रही। इसके अलावा मेरे पास इसकी कोई कॉपी भी नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा। चलो आशी। किसी ने इसका हाथ थामा था, जबकि आशी की निगाहें मुसलसल इन बूट्स पर थी। वो रेंजर्स के बूट्स थे, जबकि बूट से जरा ऊपर नजर आते आर्मी पैंट के बॉर्डर को देखते ही इसने अपने हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी। इसकी निगाहें इसके हाथ पर गई थी। इसने लीडर का ब्राउन जैकेट पहन कर रखा हुआ था। इसमें निगाहें उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो आवाज अखराज की ही थी। अखराज ने इसे खींचकर अपने करीब किया था। इसका सर इसकी आर्मी शर्ट पर लगे बैचेस पर लगा था। इसने हल्का सा हाथ इसके सीने पर रखा था, जहां इसके बैच पर लिखा नाम। आशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी जिंदगी में सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारे ससुराल वाले मुझे डिनर पर क्यों बुला रहे हैं? पहले तो मुझे इस बात की वजह बताओ। मैं क्यों आऊँ वहां पर? क्या पहले कभी वहां आया हूँ? रूहा ने अभी बस इतना ही कहा था कि वो इसे अपने घर में डिनर पर इनवाइट कर दिया आई है कि शाबिद इसकी बात काट गया था। अरे मैं मानती हूँ आप वहां पहले कभी नहीं आए और ना ही आप वहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब मैं वहां रहती हूँ ना, अपने घर और भाई का थोड़ा रौब दिखाने के लिए मैंने फैसला किया है कि आपको वहां आना चाहिए। आखिर इन लोगों को भी तो पता चले ना कि मेरा भाई है मेरे सर पर। मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। कोई मुझे ऐसे वैसे ना समझे। आपको पता है मेरी चाची सास ने मेरा पैर जलाया, मैंने भी लिहाज नहीं रखा, अच्छी खासी बातें सुनाई। क्या इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई वो तुम पर जुल्म करे? और वो ये मुजावर जो ढंगे की चोट पर तुम्हें यहाँ से लेकर गया है, ये कोई बकवास नहीं कर रहा था? अगर ये अपने घर वालों से तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता तो तुम्हें यहाँ से लेकर गया ही क्यों था? इसकी तो मैं खालू देता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पैर जलाने की? वो गुस्से से कमरे से बाहर निकलने लगा था जब रूहा ने इसे जबरदस्ती थाम लिया। अरे बोला था ना, ये भी बोला था इसने भी। चाची सास को बोल दिया कि मेरी बीवी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसने तो ये भी कहा कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी ना करे। मुझे इससे कोई शिकवा गिला नहीं है। ये मुझे अच्छी खासी सपोर्ट दे रहा है, किसी को मेरे सामने बात भी नहीं करने देता। लेकिन मैं ना अपने ससुराल में अपना थोड़ा रोक रखना चाहती हूँ। देखो भाई, बात यह है कि शादी वहां होती है जहां नसीब जुड़े होते हैं। अब मेरा नसीब इस आदमी के साथ जुड़ा था, तो किसी न किसी तरीके से मेरी शादी इसके साथ हो ही जानी थी। और फिर मैं जानती हूँ आप भी बचपन से यही चाहते थे कि मेरी शादी इसी के साथ हो। चलो मैं इस बात पर समझौता करने को तैयार हूँ कि मैंने अपने भाई की मर्जी से शादी की है और मैं खुश भी हूँ। इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सख्त है, बिल्कुल नारियल की तरह अंदर से मक्खन मिलाई। इसलिए मैंने इससे इसलिए मैं इसके साथ रिश्ता निभाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने इसके साथ गुजारा कर लिया, लेकिन ससुराल वालों के साथ तो ऐसे वैसे गुजारा नहीं करूंगी ना। आपका होना जरूरी है वहां पर। इस बुड्ढे, मेरा मतलब है हमारे दादे को भी तो पता चले ना कि मैं कोई ऐसे ही उठकर नहीं आ गई। बस इसीलिए आपको डिनर पर आना होगा। एक दो दफा आए और फिर मैंने सुना है कि वो लोग ना हवेली का बंटवारा करने वाले हैं। आई नो आपको किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इस हवेली में हमारा भी हिस्सा है। मेरा मतलब है हवेली दादी के नाम थी और दादी के 6 पोते हैं, 5 नहीं। बेशक हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। अब आप कुछ भी कहो, बेशक मुझे लालची कहो, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि अपने माँ बाप की जायदाद किसी को नहीं देनी चाहिए। और मैं इस बात को हरगिज कबूल नहीं करती कि इस हवेली के 5 हिस्से बने। इसके पास जितने भी दलाइल थे वो सारे इसके सामने पेश कर रही थी। बस किसी भी तरह से वो हवेली आ जाए। और वैसे भी बड़े अब्बा ने इसे सिर्फ शाहवीर को हवेली लाने के लिए कहा था। अब वो इसे किस तरह से मनाएगी, इससे किस तरह से बात करेगी, ये इनका अपना दर्द सर था। वो अपने भाई को किसी भी तरीके से बस हवेली तक ले जाना चाहती थी। रूहा, मुझे इस हवेली से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे इस हवेली के लोगों में कोई दिलचस्पी है और ना ही इस हवेली के हिस्से से। लेकिन इस हवेली में मेरी बहन है जो मेरे लिए अहमियत रखती है। तुम्हारी हाथों में वहां जरूर आऊंगा। बाकी ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामे मुझावर पर चल सकते हैं, मुझ पर नहीं। चलो आप बाहर आओ। इसे वक्त देते हैं थोड़ा सा। बेचारे मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया है तुमने। 1 महीने में वो हंसते हुए बोला तो रूहा खिलखिलाई थी। अरे शुक्र करें कि अभी आपका छेद दहाड़ने लायक है, वरना इरादा तो मेरा इसे काबुल छोड़ने का भी नहीं था। वो खिलखिलाते हुए बाहर निकली तो शाबिर भी हंसते हुए इसके पीछे ही आया था। वो सामने सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि इसके बिल्कुल सामने आसिर अपनी गोद में छोटा सा खरगोश रखे बैठी थी। वो खरगोश जरूर से ज्यादा ही छोटू सा था। आपका पेट काफी प्यारा है, लेकिन इसे जमीन पर छोड़ दीजिए। गोद में रखने से इसे गोद में रहने की आदत हो जाएगी, फिर ये खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेगा। मुजावर से देखते हुए बोला था, ये अभी ठीक से चल नहीं सकता ना, ये बहुत छोटू है। वैसे आप रूहा से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो बात बदलते हुए बोले तो मुजावर ने हैरत से देखा था। रूहा से? मैं रूहा से डरूंगा, लेकिन क्यों?
मैं इससे क्यों डरूंगा? इसने हैरानगी से पूछा था। यकीनन आसिर की बात इसके सर के ऊपर से गुजरी थी। देखिए वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी ना अपने भाई पर गई है। इसके भैया भी ऐसे ही मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, हर वक्त जानते रहते हैं। लेकिन आप ना थोड़ा रोक जमाओ, जैसे मैं रोक चलाती हूँ। मैं तो शाह साईं को अपने आके बोलने ही नहीं देती। आप सख्ती करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अब शाह साईं तो मुझसे डरते हैं, मैं जरा सा रूठ जाऊं तो सांसें अटकने लगती हैं इनकी। आप ना मेरी बात मानो, आप रूहा से नाराज हो जाओ, फिर देखना कैसे मनाने आएगी वो आपको। पीछे पीछे आएगी आपके। आप इसे जितना डरोगे वो इतना ही आपको डराएगी। डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ सकती है वो आपका। आप इतने लंबे चौड़े, इतने ऊंचे हैं, वो तो छोटी सी लगती है आपके सामने। आप मत डरो, इससे रिश्ते में प्यार होना जरूरी है। डरने से तो सिर्फ डर ही रह जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? वो इसे देखते हुए बड़ी मासूमियत से कह रही थी, जबकि मुजावर खुद भी हैरान था। इसने तो मुझे बताया कि इसके एक धार से आप सहम जाते हो। अब इतने बड़े होकर एक आप छोटी सी लड़की के सामने यूं सहम जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? शोहर से डरना अलग बात है, बीवी से डरना तो गलत हो जाएगा ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? इसने रूहा और शाविर को कमरे से निकलते देकर कहा था, जिस पर मुजावर ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। अभी तो वो इसकी बात को समझा था और बहुत अच्छे से समझा था। अंदर तकरीबन 2 घंटे तक वो क्या राज नियाज करती रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ गया था। आप फिक्र न करिए आसिर भाभी, मैं आपके मशवरे पर पूरी तरह से अमल करूंगा। मुझे लगा आप छोटी सी हैं, लेकिन देखे ना, अब तो बहुत समझदार हैं। मैं आपकी समझदारी का कायल हो गया हूँ। वो इन दोनों को देखते हुए आसिर से बोला था, जबकि इसकी बात पर शावीर और रूहा दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। आसिर ने ऐसी कौन सी अकलमंदी वाली बात कर दी थी जिसको मुजावर इतने अच्छे से समझ गया था। अब वो इस पर अमल कभी करने वाला था। खाना लग गया है, शकीला ने आकर बताया तो शावीर ने मुजावर को अपने साथ आने का इशारा किया था। डिनर के बाद वो दोनों ही बाहर निकलने का इरादा रखते थे। अरे यार अक्का ने बोला अरे यार अक्का ने मुझे बोला ही नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? तुम भी हद करती हो। और वैसे भी वो जितने गुस्से में थे, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कि अरमान को बहुत कम गुस्सा आता है, और अगर आता है तो फिर बहुत ही जालिम किस्म का आता है। मैं तो नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, मेरी तरफ से साफ इनकार है। वो जल्दी से चादर लेकर तैयार होते हुए इससे बोली थी कि वो भी इसके साथ आए, जिस पर नायरा ने फौरन इनकार किया था। नायरू प्लीज समझने की कोशिश करो यार, मैं अकेली नहीं जा सकती इनके साथ। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी जब वो मुझे अपने साथ डेट पर लेके गए थे। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन सच है ये। हालांकि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, बस इतना बोला था कि वो मुझे बहन नहीं समझते हैं। इनकी थिंकिंग मेरे लिए बहनों वाली नहीं थी। बस इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना चाहा था। तुम बताओ इस बात में ऐसा क्या गलत था जिस पर वो मुझे थप्पड़ मार रहे थे? और फिर थप्पड़ नहीं मारा तो भी इतनी जोर से घसीट कर लाए हैं मुझे अपने साथ। मेरी सारी चूड़ियां टूट गई थी, मुझे जख्म भी हुआ था। देखो मेरी कलाई पर अब तक जख्म है। पूरी की पूरी चूड़ी मेरे बाजू के अंदर तक धंस गई थी। इतना दर्द हुआ था मुझे, खून भी निकला था। उन्होंने तो बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वो रोते हुए इसे अपना दुख सुना रही थी, जबकि नायरा हैरत से सुन रही थी। भला ऐसा कैसे मुमकिन था कि अरमान बिना किसी गलती के से थप्पड़ मारना चाहे? वो तो इसकी गलतियों पर भी इसे वो तो इसकी गलतियों पर भी पर्दा डाल देता था। तो ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या कुछ ऐसा हुआ था वहां पर जो अरमान की बर्दाश्त से बाहर हो? और काका समझ भी ना सकी हो? काका बेवकूफ थी, वो कभी भी कुछ भी बोल देती थी। इसे पता भी नहीं चलता था कि इसने क्या कह दिया है। और अफसोस की बात तो ये थी कि वो बाद में इस चीज को रियलाइज भी नहीं कर पाती थी। काका रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम बस इनके साथ शॉपिंग पर जाओगी और वापस आ जाओगी। तुम रोना बंद करो, बस वापस आकर मुझे बताना कि क्या हुआ, फिर हम तुम्हारे मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन इस वक्त तक तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम्हें जाना होगा। वो इसे ठीक से चादर देते हुए अपने साथ बाहर लेकर आई थी। चाहे अरमान इसे देखते ही सोफे से उठकर बाहर निकल गया था, यानी कि वो इसके इंतजार में बैठा हुआ था। वो इसे भेजकर उठ रिदा के कमरे की तरफ चली गई थी ताकि अद्दू के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सके। तब के काका परेशानी से घर से निकलते हुए अरमान की गाड़ी की तरफ आई थी। बरसम अपना काम खत्म करके घर वापस आया तो घर में तकरीबन खामोशी ही थी। इसका इरादा आज नूरम को अपने साथ बाहर लेकर जाने का था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। माँ बेगम और आमना बेगम घर पर नहीं थी, वो किसी की इयादत के लिए गांव की तरफ गई हुई थी। जबकि मुजावर और रूहा भी घर पर मौजूद नहीं थे, वो इन लोगों को शावीर शाह के घर गए हुए थे। इसे पता चला था कि अरमान आज घर वापस आया है, लेकिन अब वो काका को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर कहीं जा चुका था। वैसे तो वो नाराज था इससे, लेकिन शायद अब मान गया था कि अरमान कितनी ही देर अपनी काका से रूठ कर बैठ सकता था। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होता बड़े अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगा था, लेकिन कमरे के अंदर दाखिल होते ही इसे एहसास हुआ कि वो गहरी नींद में उतरे हुए हैं। वो इन्हें डिस्टर्ब किए बिना बाहर निकल आया था। वारद घर पर है? इसने किचन से निकलती मुलाजमा से पूछा था। नहीं जी, वारद का घर पर नहीं है, वो जीनत भाभी को लेकर अस्पताल गए हुए हैं। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। घर पर सिर्फ नायरा बाजी हैं, वो भी ऊपर छत पर हैं अदू बेबी के साथ, और रिदा भाभी अपने कमरे में सो रही हैं। प्लाज्मा की सांस में सबके बारे में बताती चली गई थी। नूरम कहाँ है? वो उसकी बात काटते हुए बोला था। नूरम भाभी तो अपने कमरे में है, वो तो बेचारी हो ना हो एक ही बराबर है, कुछ बोलती ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले चावल साफ करने लगी, मैंने मना भी किया कि मैं कर लूंगी, लेकिन नहीं, इन पर तो बस आमना बेगम का हुक्म काम करता है। अब आमना बीबी जी सामने नहीं थी तो मैं कर देती ना काम, लेकिन नहीं, जब तक वो चावल साफ करके ना उठी इनको सुकून नहीं आया था। बेचारी मासूम सी हैं जी, जी जी करती रहती हैं सारा दिन। मजाल है जो चेहरे पर सख्ती देखी हो, हर किसी से प्यार से बोलती हैं। बड़ा जुल्म हुआ है जिनके साथ।
जी मेरा मतलब है इसने जो किया इसकी सज़ा मिल रही है। अब गलत काम करेगी तो इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। वो शायद भूल चुकी थी कि अब किसके सामने ये सारी बातें कर रही हैं। अब वो फ़ौरन अपनी बात को उल्टा-सीधा कवर करते हुए किचन की तरफ भाग गई थी। जबकि बरसम सा झिझकता अपने कमरे की तरफ आया था। वो जानता था चाची सख्ती करती हैं, लेकिन वो चाची से खौफज़दा थी। इस बात का एहसास इसे आज हुआ था। इसके जाने के बाद भी वो इनके हुक्म की तकमील करती रहती थी। क्या वो इसके मना करने के बावजूद भी नूरम पर सख्ती कर रही थी? वो हैरत से सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ आया था। बज़म कमरे में दाखिल हुआ तो नूरम अपने बालों में कंघी कर रही थी। इसके लंबे रेशमी बाल पूरी तरह से कमर पर बिखरे हुए थे। इसके बाल बेहद खूबसूरत थे। वो मिराल के साथ इसका मुआवजा नहीं करना चाहता था, लेकिन बेसाख्ता ही इसकी सोच मिराल की तरफ चली गई थी। वो मिराल को बाल काटने से अक्सर मना करता था, लेकिन फिर भी हर नए स्टाइल के साथ इसके बालों की कटिंग हुई होती थी। वो बालों की लेंथ बहुत कम कम करवाती थी। हाँ, लेकिन सामने से इसके बालों को इसने कई दफ़ा अलग-अलग स्टाइल में कटे हुए देखा था, लेकिन नूरम के बाल आगे से भी बिल्कुल बराबर थे। इसने अपने बालों को किसी तरह की कोई लुक नहीं दे रखी थी, लेकिन फिर भी इसके बाल बेतहाशा लंबे और खूबसूरत थे। बस इसके करीब आकर पीछे रुका तो नूरम के बालों पर होती हरकत रुक गई थी। वो इसके बालों के करीब अपना चेहरा करता गहरी सांस ले गया था, जबकि अपने बालों में इसके हाथों की हरकत महसूस करके एक लम्हे के लिए नूरम का दिल काम सा गया था। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारे बाल इतने लंबे होंगे। लंबे बाल पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। इसके हाथ बड़ी रवानी से इसके बालों में हरकत कर रहे थे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो फौरन अपने बालों को पीछे करते हुए सर पर दुपट्टा रखने लगी थी, जबकि वो उसका हाथ थाम गया था। कमरे में पानी है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पी लूँगा, तुम बाल बनाओ अपने। वो इसका दुपट्टा सर से उतारता कंघी उठाकर उसके हाथ में दे गया था। मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद है, कमरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से सामने पर क्लिप पहनने लगी तो बरसम ने इसके हाथ से क्लिप छीन लिया था। मुझे आदत नहीं है खोलकर रखने की, मैं बंद रखती हूँ। वो परेशानी से देखते हुए कहने लगी थी। अब डाल लो। वैसे मुझे कुछ चीज़ें शौहर की मर्जी के मुताबिक भी होनी चाहिए, खासकर कमरे के अंदर तो सब कुछ ही शौहर की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन बाकी जो तुम अपनी मर्जी से करना चाहो कर सकती हो। मुझे तुम्हारे खुले बाल पसंद है और मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वो बेहद नरमी से इसके रुख शीशे की तरफ मुड़ता अपनी जेब से कुछ निकालता हुआ इसकी गर्दन में पहनाने लगा था। वो बेहद खूबसूरत पंडित था, जिसके ऊपर बी और एन के 2 लेटर्स इस तरह से बने हुए थे जैसे वो एक दूसरे को खुद में छुपा रहे हों। मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दिलवा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आज अपने कुछ काम वालों के साथ मुझे शहर जाना पड़ा। क्या शहर जाना पड़ गया तो तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। वो उसकी गर्दन को बेताबी से चूमते हुए इसका रुख अपनी तरफ फेर गया था, जबकि इसकी आंखों में उतरती खुमारी देखकर नूरम को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी। नूरम, मेरे दिल की दुनिया में कुछ बदलाव आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं, अपनी आंखों के सामने रखूं, शायद तुम्हें अपनी बाहों में लेने की ख्वाहिश है। वो नरमी से इसके चेहरे के हर नक्श को अपने लब रखने लगा था। आपको मेरे पास आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। वो इसके लफ्ज़ों को चोट कर गई थी। वो खुद ही फासला बना चुका था, तो अब बहाने क्यों बना रहा था इसके करीब आने के लिए? मैं तुम्हारे करीब आने के लिए बहाने नहीं बना रहा नूरम, और ना ही मुझे इजाज़त की ज़रूरत है। मेरा हक है तुम पर, तो फिर ये तहमत क्यों? क्योंकि तुम्हें छूने की तलब मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो इसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता इसके लबों पर झुक गया था, जबकि नूरम सख्ती से अपनी आंखें बंद करती खुद को इसके हवाले कर गई थी। वो कितनी ही देर इसके लबों से लिपटा अपने लबों की प्यास बुझाता रहा था, और वो खुद को इसे रैप करता इसे उठाकर बेड पर लाते हुए कमरे की लाइट ऑफ कर गया था। लेकिन इस अंधेरे में भी इसे अपने बेहद करीब महसूस करते हुए नूरम को घुटन सी हो रही थी। वाह रेशम भाई वाह, क्या खेल खेला है तुमने। कितनी आसानी से इस आर्मी वाले को अपनी बातों में फंसा लिया। अरे कैसे वो आर्मी वाला तुम्हारी बातों में फंस गया। अरे कैसे आदमी निकला यार। बीवी का असल आशिक तो ये है, एक लम्हे में सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर गया है। इतने महीनों से लगा था इस केस के पीछे, एक एक मालूमात इसको जाती थी, एक एक चीज़ पर नजर रखे हुए था वो, और अब कैसे लम्हे में सब कुछ दे दिया। देखो सारे के सारे कागजात हैं यहाँ पर। अरे अब तो तुम इन लड़कियों को भी वापस कोठे पर बुला सकती हो। अब तो हर दिन मुजरा होगा, हर रात महफिल लगेगी, पैसा ही पैसा होगा, बारिश होगी पैसों की। रेशम भाई, कोई तुमसे सवाल करने वाला नहीं होगा, और ना ही कोई रेट होगी। अरे कोई सबूत होगा तो मसला होगा ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि लड़कियां बाहर से आई हैं। हम बात बाहर निकलने देंगे ना, तब तो कुछ होगा ना। तुम्हारी सारी लड़कियों को वापस यहाँ बुला लो। पुलिस तो पहले ही हमारी मुट्ठी में है, आर्मी को भी हमने साइड लगा दिया। इसका खास आदमी बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, और वो खुश क्यों ना होता। इनके सर पर लटकी हुई तलवार जो उतर गई थी, वो जो इस आदमी वाले को बहुत हवा बनाकर बैठी हुई थी, लम्हे में इसे जेर कर दिया गया था। इसे तो लग रहा था कि अखराशा इसे बुरी तरह से शिकस्त देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। अरे लम्हों का खेल था और अखराशा जड़ से खत्म। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये आर्मी वाले मेरी परसों की मेहनत को लम्हे में बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर लड़कियों के बारे में कानो कान किसी को खबर लग गई तो मैं फंस जाऊंगी और मेरी इतने सालों की कमाई पानी में डूब जाएगी। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये आदमी सब कुछ मेरे हवाले कर गया। मुझे कोई तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आर्मी वाले इतने बुज़दिल भी होते हैं। अरे जरा ठीक से चेक करना कागजात असल तो है ना, मेरे साथ कोई डबल गेम तो नहीं कर गया।
और आर्मी वाला है, आर्मी वालों पर यकीन करना आसान नहीं। वो सारे कागजात को चेक करने लगी थी, एक एक कागज असली था, एक एक सबूत असली था। पिछले 5 महीनों में इसके पीछे लगे हुए वो जो कुछ भी हासिल कर पाया था सबका सब इसको वापस लौटा गया था। और रेशम भाई को यकीन नहीं आ रहा था कि एक आर्मी वाले को वो इतनी आसानी से शिकस्त दे चुकी थी। इसे तो अंदाजा तक नहीं था कि आर्मी वाले इसके पुराने केसेस भी खोलकर बैठी हुई है। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जो वो सालों से खत्म करके बैठी हुई थी। ये अखराशा तो बहुत गहराई से इसे चेक कर रहा था। इसने पिछले 23 सालों से जो जो किया था सब कुछ इसके सामने पड़ा हुआ था कि आर्मी वाला तो इस पर कोई 18 केसेस खोले हुए था। वाह राशा वाह, तुम तो अपनी बीवी का सच्चे आशिक निकले। वतन से ना सही लेकिन बीवी से वफादारी निभाई है तुमने। ये मुझे बहुत बुरे तरीके से फंसा ये मुझे बहुत बुरे तरीके से फंसाने वाला था। वो कागजात अपने आदमी के सामने फेंकते हुए बोली तो वो इसके कागजात चेक करने लगा था। रेशम भाई तुम तो बहुत बड़ी मछली हो, इतने काले कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं तुमने, मुझे तो खबर ही नहीं थी। इसका हाथ आदमी कहका लगाते हुए बोला तो रेशम भाई ने भी इसके कहके में इसका भरपूर साथ दिया था। हाँ लेकिन बीवी का पक्का आशिक सारे सबूत हवाले कर गया है मेरे। अपने आदमी को फोन करो और कहो इससे कि ये सारी लड़कियां आज रात से पहले पहले कोठे पर पहुंच जानी चाहिए। कल से बहुत बड़ी बोली लगेगी। सारे बड़े बड़े सेठों को बुला लो, अपनी पसंद की लड़कियां चुनकर ले जाएं। बहुत बड़ी महफिल रखवाऊंगी, शहर का कोई भी सेठ नहीं रहना चाहिए। अरे रेशम भाई के सर पर लटकी तलवार का खात्मा हो गया है, खुशी की बात है। अब से रेशम भाई आजाद बेफिक्र है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कोई इसे कुछ भी नहीं कह सकता। इसने तो आज से ही महफिल की तैयारियों का हुक्म सुना दिया था। उसके सारे साथी इसके हुक्म की पैरवी करना शुरू कर चुके थे। वो बेफिक्र से अपनी तख्त पर बैठी हुई थी, इसको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कागजात को बार बार देखना वो नहीं भूल रही थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आर्मी अफसर इसे इतनी आसानी से इसके सामने घुटने टेक चुका है। क्या वो वक्त से पहले खुशी मनाकर गलत कर रही थी? क्या कोई गड़बड़ थी इन सब चीजों में? कहीं ये आर्मी वाला सच में ऐसा तो नहीं था कि वो इसे समझने में कोई गलती कर रही हो? इसे इसने अपना पान मुंह में रखते हुए अपने खास आदमी को देखा था जो थोड़े फासले पर फोन कान से लगाए बहरी जहाज के कैप्टन से बात कर रहा था। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? सब खैरियत है? रेशम भाई ने हैरत से देख रहा था। इसका आदमी परेशानी से दूसरी तरफ वाले आदमी की बात सुन रहा था। रेशम भाई निकलो यहाँ से, ये केस आर्मी से निकलकर माफिया की तरफ चला गया है। वो आदमी कामते हुए फौरन उठकर खड़ा हो गया था जबकि रेशम भाई हैरत से देख रही थी। दुबई के डॉन डेवल ने जहाज खरीद लिया और इसमें जो भी लड़कियां थी सबकी सब गायब हो चुकी हैं। वो वैसे देखते हुए बोल रहा था जबकि इसका पूरा जिस्म मसलसल कांप रहा था। काम तो रेशम भाई भी गई थी क्योंकि दुबई के डॉन का जिक्र तो इसने भी सुनकर रखा हुआ था। सर आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 950 से ज्यादा लड़कियां हम निकाल चुके हैं और ये लड़कियां इतनी बुरी हालत में थी, एक दूसरे के साथ फंसी हुई थी, इनकी स्किन तक फट चुकी है। इन लड़कियों की इन लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी। सबकी उम्र 18 से 22 के दरमियान है। ये पता नहीं कितने दिनों से यहाँ भूखी प्यासी बंद है। 4 लड़कियां सांस घुटने की वजह से मर चुकी हैं। तिहाने में अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई है। बाकी कुछ लड़कियां इंतहाई बीमार हैं। इन लड़कियों की हालत इतनी नामुनासिब है कि अगर फौरन इलाज ना हुआ तो ज्यादातर लड़कियां मर जाएंगी। जहाज समुद्र के बीचों बीच था और सारी लड़कियों को नीचे तहाने से निकालकर ऊपर लाया जा रहा था। कोई मिस्र से, कोई दुबई से, कोई नाइजीरिया से, तो कोई बांग्लादेश और कोई अफगानिस्तान से थी। हैरत की बात थी कि कोई भी लड़की पाकिस्तान से नहीं थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि यहाँ एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी, लेकिन इनकी हालत इस वक्त काबिल रहम थी। साल लिस्ट में जितनी भी लड़कियां थी सब यहाँ है सिवाय इस एला नामी लड़की के। ये लड़की गायब है। हो सकता है कहीं भाग गई हो, या हो सकता है रेशम भाई ने मारकर कहीं गायब कर देती हो सकता है रेशम भाई ने मारकर कहीं गायब कर दी हो। रेशम भाई को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। वो अपने पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो किसी की जिंदगी को यूं दांव पर लगाए बैठी है, यकीनन इस बात का इसे अंदाजा तक नहीं था। लेकिन इस औरत में एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। इसने अपनी सारी दौलत लगाकर अपने कोठे पर महफिलें लगाने के लिए इन लड़कियों को खरीदा था। अगर इनमें से कुछ लड़कियां मर भी जाती तो क्या फर्क नहीं पड़ता था। लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जहाज को किनारे पर लेकर चलो और इन लड़कियों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाओ। इनमें से एक भी औरत की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी औरत की मौत हुई तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वो बल खाती लहरों को देखते हुए इस आदमी से बोला था। इसकी आवाज की गंभीरता सुनता कैप्टन परेशानी से कैप्टन रूम की तरफ देख रहा था। जब इसका मोबाइल बजने लगा, अहराशा का नंबर देखकर इसने फौरन ही फोन उठा लिया था। लड़कियां मेरे पास हैं, महफूज हैं। मुझे अफसोस है कुछ लड़कियों की मौत हो चुकी है। यहाँ दम घुटने की वजह से लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और जिस तरह इन्हें इस जहाज में कैद करके रखा गया था, हमारे पहुंचने से पहले ही इनकी वफात हो चुकी है। लेकिन मजीद ऐसा नहीं होगा। सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। जो होश में है अपने बारे में बता रही हैं, जो होश हवा से बेगाना है इनकी इन्फॉर्मेशन लेते थोड़ी वक्त लगेगा। टोटल मिलाकर 999 लड़कियां हैं यहाँ तक। टोटल मिलाकर 999 लड़कियां हैं यहाँ। एक एला नामी लड़की गायब है। फिलहाल करीबी जो अस्पताल है वहां पहुंचाने की कोशिश में हूँ। नहीं डेवल, ऐसा मत करना। अगर तुम इन लड़कियों को अस्पताल लेकर जाओगे तो बात खुल जाएगी और मैं नहीं चाहता ये बात किसी को भी
किसी भी तरीके से माफिया से आगे जाए। मैंने आर्मी को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ तुम्हें बताया है। तो तुम क्या चाहते हो, लड़की को यहाँ मरने छोड़ दूं? आराशा, तुमने इस बारे में मुझे इसलिए बताया क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के कहीं लोग इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट की इज्जत दार लोग किसी जिस्म फरोश औरत के मुंह ही नहीं लगना चाहते। इन लोगों के लिए ये केस छोटा था, इसीलिए क्योंकि इसने तुम्हारे मुल्कों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन ये केस छोटा नहीं है, 1000 लड़कियां अलग अलग मुल्कों से उठाया गया है। ये लड़कियां किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटियां थी। इनकी भी इज्जत है। अगर तुम्हारे मुल्क से कोई ये लड़की यहाँ नहीं उठाई गई तो इसका ये मतलब नहीं कि इन्हें मरने के लिए छोड़ दूं। रिलैक्स टेबल रिलैक्स, मैंने तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इन्हें अस्पताल लेकर जाओगे तो इतनी तादाद की लड़कियां बड़ा केस बना सकती हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये काम अंडरग्राउंड हो। मैं नहीं चाहता ये बात फिलहाल बाहर निकले। रेशम भाई कोई छोटी सी मछली नहीं है, वो इस कारोबार में राज करती है। इन लड़कियों को कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम वहां रवाना कर रहा हूँ जो इन लड़कियों को चेकअप करेगी। तुम इन्हें खुली फिजा में रखो, लेकिन वो किसी की नजर में ना आए। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तुम सीधी तरह से रेशम भाई पर हमला करो, इससे पहले कि वो भाग निकले। हमें इस तक पहुंचना होगा। मैं इतने दिनों से कोशिश में था कि बस मुझे ये पता चल जाए कि लड़कियां हैं कहाँ पर। तुम लड़कियों तक पहुंच गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। रेशम भाई हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। कहीं लोग इसके अंदर काम करते हैं। पुलिस की मदद से भी मैं इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सका। जो सबूत मैंने इसके खिलाफ इकट्ठे किए थे वो भी पुलिस खामोशी से मिटाने की कोशिश में थी। मैं कोशिश के बावजूद भी एक लंबे वक्त तक नहीं जान सका कि कौन कौन रेशम भाई से मिला हुआ है और कौन मेरे साथ है। तुम खुद अंदाजा लगाओ कि पिछले 28 दिन से इसने एक जहाज में हजारों से सॉरी तुम खुद अंदाजा लगाओ कि पिछले 28 दिन से इसने एक जहाज में 1000 से ज्यादा लड़कियां कैद कर रखी हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो रही। यहाँ तक कि नेवी डिपार्टमेंट वाले भी इस चीज पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैंने खुद इतने दिन तक इस पर काम करने की कोशिश की है। मुझे बस ये पता है कि रेशम भाई ने लड़कियां छुपा कर रखी हुई है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने में नाकाम रहा था। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। रेशम भाई के साथ मेरी दुश्मनी मेरे भाई की तरफ से है। रेशम भाई की कोठे पर एक लड़की थी जिससे मेरे भाई को मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने इसे निकाह कर लिया। तब से ही रेशम भाई मेरे भाई को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसे ये पता चला कि नताशा का भाई यानी कि मैं आर्मी में हूँ तो इस इन सब चीज़ों से मुझे निकालने की कोशिश की। इसे पता चल गया था कि मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और काफ़ी सारे सबूत भी इकट्ठे कर चुका हूँ। वो 23 साल से ये काम कर रही है। औरतों को खरीदना बेचना एक लंबा कारोबार है इसका। मुझे इतने दिन तक पता ही नहीं चल सका कि रेशम भाई ने वो लड़कियां कहाँ रखी हुई हैं जो इसने हर मुल्क से मंगवाई हैं। मैं अगर ढूंढ भी लेता तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या ही कर लेना था। इन लड़की को बचाने की कोशिश करता और बस खत्म। मेरी पहुंच यहीं तक थी। रेशम भाई का मैं कुछ भी नहीं उखाड़ सकता था। वो फिर से वही काम करेगी। इसके पास बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। मैं अपने बलबूते पर इस कांड को कितना खत्म कर पाता, ज्यादा से ज्यादा 1%। इसलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट की मदद लेने के बजाय तुम्हें इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसी बड़ी मछलियों के लिए हम वर्दी वालों की नहीं बल्कि तुम जैसे आजाद परिंदों की जरूरत होती है। मैं जानता हूँ तुम रेशम भाई उसके जोड़े मैं जानता हूँ तुम रेशम भाई और इससे जुड़े सारे नामों को वहां उठाओगे जहां से इनके वापस पैदा होने का काम ही नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में मैं इन चीज़ों में सामने नहीं आना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो मेरी, सीरियसली मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो कि तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। यारम ने इसकी बात काटी थी जिस पर वो शर्मिंदा सा हो गया था। टेबल में बस अपनी बीवी को घर छोड़कर तुमसे मिलने आता हूँ। इसने एक नज़र अपने सामने बैठी आशी को देखा था जो बिल्कुल खामोश या कहीं नुक्ते पर निगाहें जमाए हुए थी। वो उसकी ज़हनी कंडीशन को समझ रहा था, लेकिन इस वक्त वो खुद भी मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। वैसे ना तो मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद हो तो आ जाना। नया जहाज़ खरीदा है मैंने, पार्टी करेंगे। क्या तुमने पूरा का पूरा जहाज़ खरीद लिया? वो भी यकीनी के आलम में था। हाँ, मेरे बेटे को पसंद आ गया था। इसे जहाज़ ड्राइव करने का शौक चढ़ा हुआ है। इसने कैबिन रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर पूरे जोर लगाकर स्टीयरिंग व्हील घुमाते रोयाम को देखा था, जबकि साथ ही कैप्टन सर झुकाकर एक जबकि साथ ही कैप्टन सर झुकाकर रयाम की ड्राइविंग को डर डर कर एंजॉय करने में मसरूफ था। मैं मिलता हूँ तुमसे, अखराज ने थूक निकलते हुए फोन बंद किया था। क्या चीज़ है ये बंदा? वो गहरा सांस लेता फोन बंद कर चुका था, जबकि आशिया भी खामोश थी। फिलहाल वो इससे बात करने के बजाय इसे घर छोड़ने के बारे में सोच रहा था। इस केस का कोई मुनासिब हल निकले तभी वो आशी से तफसील से बात करने वाला था। ऐश ऐश वो कैप्टन का हाथ पीछे हटाता खुद स्टीयरिंग घुमाने में मसरूफ था, जब कैप्टन बेचारा इसे बार बार बता रहा था कि वो गलत साइड पर घुमा रहा है, लेकिन रोयाम के घूरने पर वो निगाहें झुकाकर पीछे हट जाता। सर प्लीज रोयाम बाबा को कहें कि मुझे हाथ तो लगाने दे स्टीयरिंग को, ये जहाज को दूसरी तरफ घुमा देंगे। कैरम के अंदर दाखिल होते ही कैप्टन ने यारम से कहा था, जबकि अपनी चेयर पर मुंह पर टोपी रखे वो तीसरा वजूद आराम से सो रहा था। क्या मसला है तुम्हें? सिर्फ पानी ही तो है। आगे अगर इधर जहाज घूम भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे को इसका शौक पूरा करने दो। खबरदार जो इसे टोका। वो रोयाम के पास आकर बैठता, इसे अपने हिसार में लेता, इसके गाल को चूम गया था। फिलहाल वो ड्राइविंग में मसरूफ था, इसलिए सिर्फ घुरकर यारम को मना कर रहा था। अरे चूजे, आके देख, एक्सीडेंट करवा देगा क्या? वो इसकी गर्दन में अपनी दाढ़ी मुंह चुबोते इसके घुरने पर फौरन बोला था।
किधर से एक्सीडेंट होगा, सामने तो कोई एरोप्लेन है ही नहीं। ओनली एरोप्लेन नहीं होता, शिप होता है। काइसान मुंह से टोपी हटाते हुए कहता, दोबारा अपने मुंह पर टोपी रखने लगा था। आपको नहीं पता, जहाज को एरोप्लेन कहते हैं। इसने इसे देखते हुए बताया था, बेचारा अनपढ़ गंवार मिस्र का गैंगस्टर, इसको तो कुछ आता ही नहीं था। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, लेकिन इस जहाज में और भी जहाज में लेकिन इस जहाज में और उस जहाज में फर्क होता है। इसने हाथ के इशारे से एरोप्लेन बनाते हुए फिर हाथ के इशारे से शिप की शेप इख्तियार की थी। लेकिन वो रोयाम यारम कासमी था। इसे काइसान की बात को समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बाबा, मैं आपको सेफली घर पहुंचाऊंगा। यारम का इंटरेस्ट फोन की तरफ देखते हुए वो फौरन बोला था, जिस पर यारम फोन एक साइड पर फेंकता पीछे इसके गिद्ध अपना हिसाब बना गया था। जैसे जैसे रोयाम बड़ा हो रहा था, इसे अपनी बात के दरमियान यारम का इंटरेस्ट और किसी चीज में पसंद नहीं था। चूजे तेरी टोपी किधर है? तुझे पता नहीं है बगैर टोपी के जहाज नहीं चलाते? ये रूल्स के खिलाफ होता है। वो पास खड़े यूनिफॉर्म में मबलूस कैप्टन को देखते हुए बोला था, जिस पर रोयाम ने कैप्टन को घूरकर, इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो अपने सर से टोपी उतारकर इसके नन्हे से सर पर रख चुका था। माशाल्लाह, मेरा चूजा कितना प्यारा लग रहा है। ये बड़ा होकर नेवी अफसर बनेगा। चल अब सेफली घर पहुंचा मुझे। वो फिर से इसकी छोटी सी गर्दन में मुंह देते हुए अपने जरहाना प्यार दिखा रहा था। अरे भाई यारम भाई, डॉन का बेटा नेवी अफसर बनेगा। काइसान ने आपकी दफा झटका खाते हुए इसे देखा था। अरे यार, पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ मैं यार। डॉन बनकर घर नहीं चलता, इसीलिए साइड बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे बाप की तरह स्मगलिंग का पैसा नहीं इकट्ठा कर रखा मैंने, जो बिना कुछ भी किए मैं बैठकर खाता रहूंगा। यारम ने इसे देखते हुए कहा तो काइसान दोबारा मुंह पर टोपी रखकर सोने लगा था। अब इस ताने का जवाब इसके पास था ही नहीं। ये हकीकत थी कि वो एक स्मगलर का बेटा था। वो इसकी दौलत खत्म होने में नहीं आ रही थी। इसने तो मिस्र के खजाने में भी रकम जमा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग आके से डिटेल मांगने लगे कि पैसा आया किधर से था। इसीलिए वो सारे पैसे पर सांभ बनकर बैठा हुआ था। ना तो इसके इस्तेमाल में आते और ना ही किसी और के। हाँ, बस कभी कभी किसी न किसी गरीब के काम आ जाते थे। पर जब की आंख खुली तो नूरम इसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई थी। वैसे अपनी बाहों में लेते इसके माथे को भरपूर अंदाज में चूमता इसके करीब से उठने ही लगा था, जब वो खुद पर इसकी गिरफ्त में सख्त महसूस की थी। वो दोबारा से लेटते नूरम को अपने करीब करता अपनी बाहों में भर गया था। ना जाने क्या थी इस लड़की में कि वो बेबस सा होने लगा था। ये लड़की इसे बेबस करने लगी थी। वो खामोशी से इसका चेहरा देखता इसके नकुश पर आहिस्ता आहिस्ता उंगली फेर रहा था। इसके मासूम से नकुश बसम के दिल में अजीब तरह की बेचैनी पैदा कर रहे थे। इसके गले में जैसे कांटे से चुभने लगे थे। इसे छूने की ख्वाहिश फिर से बेदार होने लगी थी। वो इसे मजीद अपने करीब करता अपनी बाहों में कैद कर चुका था, जब तेज होती गिरफ्त पर मनूरम की आंख खुली। वह बेसाख्ता इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर करने लगी थी। जब अपनी हथेली के नीचे दरकता दिल में अमूल से ज्यादा तेज रफ्तार रखते महसूस करके इसने बसम के चेहरे को देखा था। बस रूह आंखों में हमारे लिए इसे देख रहा था। मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। तुम ये ठीक नहीं कर रही नूरम। वो उसके लबों पर नरमी से अपने लब रखते बोला तो नूरम फौरन अपनी आंखें बंद कर गई थी, जबकि वो इसे खुद से लगाता और भी ज्यादा शिद्दत से खुद में बेचने लगा था। जब अचानक इसका फोन बजा था। ये फोन करने वाला जो भी है मेरा दोस्त नहीं हो सकता। वो इसे अलग हुए बगैर फोन पर जगमगाते नंबर को पहचानने की कोशिश में नाकाम होता अटेंड करके अपने कान से लगा चुका था। सरदार साहब, मैं आपके गाँव से बोल रहा हूँ। सरदार साहब, माफ कीजिएगा, कुछ दिन से मैं आपके दादा पर नजर रखे हुए हूँ। इनका आना जाना गलत जगहों की तरफ हो रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ, इसीलिए मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैंने खुद इन्हें हीरा मंडी जाते हुए देखा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो किसके बारे में बोल रहे हो? बसम फौरन सीधा होता दहा रहा था। जी साईं, मैं जानता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने खुद इनको देखा है। अगर मेरी बात में कुछ भी झूठ हुआ तो साईं मैं आपसे झूठ बोलूंगा। अगर तुम्हारी बात में कुछ भी झूठ हुआ तो सही में आपसे झूठ बोलूंगा। आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ? अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपकी तस्वीरें बेचता हूँ। वो भी अंदर हीरा मंडी में है। और इतना ही नहीं, 2 दिन पहले मैंने इनको एक और ऐसी ही गंदी जगह पर जाते हुए देखा था। आप कसम ले लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको तस्वीरें सेंड करता हूँ। और आदमी फोन काटते हुए बोला था, जबकि बसम बेचैनी से बेड से उठा बिल्कुल की तरफ आ गया था। नूरम भी इसके उठते ही फौरन ही बेड छोड़ते वॉशरूम में घुस गई थी। तकरीबन कोई 5-7 मिनट गुजरे थे। इसके मोबाइल पर कुछ तस्वीरें रिसीव हुई। वो बड़े अब्बा की ही तस्वीरें थी और ये जगह कहीं से भी मुनासिब नहीं लग रही थी। बड़े अब्बा ये इस उम्र में क्या कर रहे थे? वो तो हैरान ही रह गया था। बड़े अब्बा का इस तरह से गंदी जगह पर जाना हर किस मुनासिब नहीं था। वो जल्दी से भारत को फोन करने लगा था। इस मसले का हल वो अकेले हर किस नहीं निकाल सकता था। इसे इस वक्त किसी न किसी की जरूरत थी और भारत से बढ़कर इस मसले का और कोई हल नहीं निकाल सकता था। वापसी हो गई आपकी, बड़ी देर लगा दी। वैसे मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी इस तरह के शौक पाले हुए हैं। बड़े अब्बा ने कमरे में दाखिल होते हुए तो कमरे की लाइट ऑन थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की ही नहीं थी। बड़े अब्बा ने कमरे की लाइट ऑन की थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की ही थी कि सामने इन्हें सोफे पर भारत बैठा नजर आया था। किस तरह के शौक की बात कर रहे हो तुम भारत? कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात कहो।
वो अपनी छड़ी एक तरफ रखते हुए अपनी चादर उतारकर वहीं रखते सोफे पर बैठे थे। अंदाज में एक थकावट सी थी, जैसे मीलों का सफर तय करके आए हों और इनकी इसकी थकावट का बात कुछ और ही मतलब निकाल रहा था। अगर मैं कोठे पर जाऊं तो आपकी इज्जत खराब होती है बड़े अब्बा, और आप इस उम्र में खानदान की इज्जत को कौन से चांद चांद लगाने गए थे? बताना पसंद करेंगे मुझे, आप इस उम्र में कोठे पर क्यों गए थे? इसका लहजा बहुत तेज था। वो लिहाज नहीं कर रहा था, जबकि बड़े अब्बा इसके लहजे पर परेशान हुए थे। जुबान संभाल कर बात करो वालिद, मैं तुम्हारी तरह वहाँ अय्याशियां करने नहीं गया था, और न ही वहाँ की किसी औरत को अपने निकाह में लेकर यहाँ घर लेकर आया हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ की औरतों को आप इस काबिल नहीं समझते, इसलिए सिर्फ अपना वक्त रंगीन करने गए थे। लेकिन इस उम्र में बड़े अब्बा थोड़ा तो खानदान की इज्जत का ख्याल करते। वो फिर से बोला ही था कि बड़े अब्बा का हाथ बेसाख्ता उठते उठते रह गया था। वहाँ जाने की पीछे की वजह है वालिद, और वजह हमारी पोती है। किसी ने बताया है कि हमारी किसी ने बताया कि वो औरत जिसका नाम बीनश था, वो 22 साल पहले हमारी पोती को इस कोठे पर लेकर गई थी। बीनश ने हमारी पोती को अगवा करते बाद जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया था। वो जगह जगह जिस्म फरोशी करती थी, इसलिए हम इन नापाक जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे हमें हमारी पोती के मिलने के अमकान हैं। वो हारे हुए लहजे में कहते वापस बेड पर बैठ गए थे, तो वो तेजी से इन्हें अपने सहारा देने पर मजबूर हो गया था। आई एम सॉरी बड़े अब्बा, मैंने आपको गलत समझा। मुझे खुद भी अंदाजा था कि आप इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सोच गलत कैसे हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें ये बात गांव के एक आदमी ने बताई है। आपको इस तरह से जाते देखकर गांव के लोग आपका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए थे, और इससे पहले हमें ये बात गाँव के एक आदमी ने बताई है। आपको इस सब जाते देखकर गाँव के लोग आपका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए थे, और इससे पहले कि हम भी आपके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ आना जाना है। बस इसीलिए गाँव में बातें हो रही हैं। मेरा लहजा थोड़ा तल हो गया था, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। बरसों ने जब मुझे ये बात बताई, मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था कि आप इस तरह से शौक कि आप इस तरह के शौक कब से पालने लगे। इस तरह के नापाक शौक नहीं है हमें। वो गुस्से से बोले तो वालिद सर झुकाकर मुस्कुरा दिया था। आइंदा खुद मत जाइएगा, हमें बताइएगा अब आपके शौक कैसे कहें अब आपके शौक कैसे-कैसे हैं, ये तो अल्लाह जानता है। हाँ, लेकिन उम्र नहीं है ऐसे शौकों वाली। मेरा मतलब है ऐसी जगहों पर जाने वाली। लेकिन फिर भी अगर आपसे जज़्बात सँभाले नहीं जा रहे तो निकाह का ऑप्शन। अरे बड़े अब्बा, मज़ाक कर रहा हूँ। वो इन्हें जूता उठाकर खुद पर फेंकते देखकर फ़ौरन ही कमरे से भाग निकला था। जब सामने ही इसे बरसम तेज़ी से अंदर आता नज़र आया। वो जिस तरह से गुस्से से आ रहा था, उसे यकीन था वो भी बड़े अब्बा से वही सवाल करेगा जो वो करके मार खाकर आया है। वो उसे वहीं से थाम कर अपने साथ बाहर ले गया था। वो जल्दी-जल्दी हर चीज़ समेटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश में थी, जब अचानक ही कुछ लोग दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए थे। अरे आप लोग अंदर नहीं आ सकते, कोठा बंद है। रेशम भाई और उसके सारे लोग कुछ वक्त के लिए इलाका छोड़ रहे हैं। एक आदमी तेजी से इन लोगों को रोकते हुए बोला था। लेकिन हम तो रेशम भाई से मिलकर ही जाएंगे, ऐसे कैसे इलाका छोड़ रहे हैं? इस तरह से भागने थोड़ी ना देंगे। लेकिन हम तो रेशम भाई से मिलकर ही जाएंगे, ऐसे कैसे इलाका छोड़ रहे हैं? इस तरह से भागने थोड़ी ना देंगे। वो अपने डिम्पल्स की नुमाइश करता अंदर आया था, और फिर सामने रखे ग्राहकों के लिए रखे बड़े बड़े सूफों पर टांग रखते हुए आकर बैठा। कौन हो तुम लोग? मेरे आदमी ने बताया नहीं, तुम लोगों को कोठा बंद है। आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, बल्कि आज क्या, आने वाले 2-3 महीनों में ये कोठा बिल्कुल सुनसान पड़ा रहेगा। वो फ्रेबा जिस्मानत की औरत बाहर निकलते हुए इन लोगों से कहने लगी थी। इसकी जल्दबाजियां बता रही थी कि रेशम भाई वही है। रेशम भाई, हमने तुम्हारी इतनी तारीफ सुन रखी है और तुम हमें भगा रही हो। हमने तो सुना है कि तुम आने वालों को इसकी पसंद की चीज फराहम करती हो। वैसे देखते हुए बोला था। बात करते हुए इसका डिम्पल रेशम भाई को बुरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो कर रहा था। वो जितना खूबसूरत था, इसे क्या जरूरत थी अपने लिए कुछ खरीदने की? इसके एक इशारे पर इसकी मनपसंद औरत इसके कदमों में आ बैठे। सुनो लड़के, तुम्हें क्या जरूरत है अपने लिए कुछ भी खरीदने की? अरे जहां इशारा करो वो तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर देगी। यहाँ से जाओ, इस वक्त मैं बड़े मसले में हूँ। 3 महीनों के बाद आना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। इस वक्त मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो इसे देखते हुए बोली, जब इसके सामने बेटा खूबसूरत नौजवान कहकर लगाकर हंसा था। अरे रेशम भाई, तुम तो हमारी डिमांड का मतलब ही गलत निकाल लिया। इस बंदे की बीवी बड़ी सख्त है, इस तरह के शौक ये पालता नहीं, और अगर पाले भी तो वो इसे कत्ल कर देने में सिर्फ 1 सेकंड लगाएगी। कायसान ने रेशम भाई के बातों का मतलब अपने अंदाज में निकाला था। मुझे तुम्हारे कोठे की लड़कियां नहीं चाहिए रेशम भाई, मुझे तुम चाहिए। इन लड़कियों का मैं क्या करूंगा, ये मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन तुम मेरे काम की हो। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मैं अपने सामने रखे ब्रीफ केस से कुछ चीजें निकालता इसके सामने रखने लगा था, जबकि रेशम भाई हैरत की तस्वीर बनी इसे देख रही थी। यारम ने इसमें से एक प्लेट्स का डब्बा निकाला था। इसके साथ ही इसने तेजाब की एक बोतल निकालते हुए बाहर रखी, और तीसरा वो गोल्ड रिवॉल्वर था, जिसे देखते ही कायसान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। यारम बाबू, एक तोहफा मैं भी लेकर आया हूँ। कायसान ने एकदम से अपना
अलशर निकाल कर टेबल पर रखते हुए टांग पर टांग जमाई थी। तो यारम ने इसके तोहफे को देखकर हाँ में सर हिलाया था, जिसे इसका तोहफा इसे बेतहाशा पसंद आया हो। ये क्या है? वो हिकलाती हुई सामने रखी चीजें देखने लगी थी। तोहफे तुम्हारे लिए, बताओ किस चीज से मरना पसंद करोगी तुम? ये तोहफा काइसान लेकर आया है तुम्हारे लिए। ये मौत को मुश्किल बनाने का एक खूबसूरत तरीका है। अगर मैं अपने तोहफों की बात करूं तो रिवॉल्वर से मरोगी तो मौत जल्दी आएगी, तेजाब से मरोगी तो भी मौत आसान मिलेगी, लेकिन अगर ब्लेड से मरोगी तो मौत बहुत मुश्किल हो जाएगी रेशम भाई, क्योंकि यारम कासमी आसान मौत देता भी नहीं, और ये यारम कासमी का मौत देने का खास अंदाज है। वो गंभीर आवाज में कहता पीछे को हुआ था। डेवल, दुबई का डॉन। वह हकलाते हुए जमीन पर गिरी थी। यार काइसान, तुझे तो कोई जानता है क्या? यारम ने बेजार होकर काइसान की तरफ देखा था। मार्केट में अभी नया हूँ बापू, मुझे प्यार नहीं मिला, आपसे मुकाबला शुरू करवा दिए गए मेरे लिए। देखो, मार्केट में अभी नया हूँ बापू, मुझे प्यार नहीं मिला, आपसे मुकाबले शुरू करवा दिए गए मेरे। देखो, वो उदासी से बोला था। कोई बात नहीं, अब प्यार मिलेगा, तो परेशान मत हो। वो उसके कंधे पर हाथ रखता आहिस्ता से इसे दिलासा देने वाले अंदाज में बोला था। लेकिन क्यों मिलेगा? वो हैरत से इसे देखने लगा था, क्योंकि यारम कासमी कह रहा है और यारम कासमी जो कहता है वो होता है। सोच लिया रेशम भाई, किस चीज से मरना पसंद करोगी तुम? वो एक दफा फिर से सामने बैठी औरत की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो बुरी तरह से कांपते हुए अचानक ही सामने पड़ा रिवॉल्वर उठाती यारम की तरफ ट्रिगर दबा गई थी। और जल्दी से बंदूक उठाती यारम बताने हुए ट्रिगर दबाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन ये क्या, इसकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। वो बटन पे जितना हो सके इतना जोर डाल रही थी, लेकिन ट्रिगर अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। यारम ने हैरत से इसकी हरकत को देखा था, जैसे कोई टीचर बच्चे की हरकत को देखकर मायूस होता है। बिल्कुल इसी अंदाज में यारम ने मायूसी से नफी में सर हिलाया था। हो गया, कर ली कोशिश, बस छोड़ दो, वापस करो इसे। कोई खिलौना थोड़ी है जिसके साथ तुम खेलोगी। यारम कासमी का रिवॉल्वर है ये, बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। बेटा लाओ, वापस दो मुझे। शाबाश। वो अपने हाथ सामने करता इसे रिवॉल्वर वापस मांगने लगा, तो अंदाज ही ऐसा था कि रेशम भाई ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर इसके हाथ पर रख दिया था। हद है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। मैं तुमसे कितने आराम सुकून से पूछ रहा हूँ कि किस तरह से मरना पसंद करोगी, तुम आके से उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। अगर यारम कासमी को मारना इतना आसान होता तो तुम्हें क्या लगता कि तुम वो पहली इंसान हो जो यारम कासमी पर बंदूक ताने खड़ी है? पापू, ये भी मेरी तरह नई नई मार्केट में आई है, इसको भी नहीं पता यारम कासमी मछली नहीं शार्क है। अब देखो ना, दिन कहीं ना कहीं से गैंगस्टर डॉन उठ हर दिन कहीं ना कहीं से गैंगस्टर डॉन उठ रहे हैं, लेकिन ब्रेन तो ब्रेन ही होता है ना, को भी तो कोई भी मार सकता है, लेकिन यारम कासमी एक ही है। कायसान ने इसे मायूस देखते हुए कहा था। इन सब को छोड़ो, गैर जरूरी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। इसका क्या करें, ये खुद तो बता नहीं रही इसे कैसे मरना है, तो हमें ही कुछ सोचना होगा ना। आपने वादा किया था मेरे साथ, भूल गए? इस दफा तो आपको मेरी गोल्डन रिवॉल्वर इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। वो फौरन बोला था, जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने खिलौने के लिए करता है। ओके ओके, करेंगे यूज। तुम्हारी रिवॉल्वर भी पहले इसको निपटा लें। तो रेशम भाई, मैंने सुना है तुम्हारी जुबान बड़ी गंदी है, लोगों की इज्जत को अपने बाप का माल समझती हो। ऐसी जुबान मुंह में नहीं होनी चाहिए, कचरे के डब्बे में होनी चाहिए। इस बात को समझते हुए कायसान फौरन बोला था, अरे नहीं यार, कचरे का डब्बा भी जुबान से पाक होगा। तो फिर जल्दी बताइए। कायसान एक्साइटेड होकर पूछने लगा था, तुमने खुद भी यहाँ कोई काम करना है या सब कुछ मैं ही करूँ? अब इसे भी मैं मार रहा हूँ, इस आदमी को भी जहाज में मैंने ही मारा था। तुम क्या यहाँ पर सोने के लिए आए हो या फिर मेरे बेटे की चॉकलेट पर हाथ साफ करने के लिए? तुमसे ज्यादा तो मेरे बेटे ने काम किया है, कम से कम इसने मुझे सेफली किनारे पर तो पहुंचाया है ना। तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। अरे बापू, आपसे सीखने के लिए आए हो, आप ही तो सिखाओगे मुझे कि ये काम किस तरह से करने हैं। आपसे ही तो सीखा है सब कुछ, आगे भी आपसे ही सीखना चाहता हूँ। आखिर आप इस समुद्र की सबसे पहली मछली हो, ये पूरा समुद्र आपका है। वैसे देखते हुए कहने लगा तो यारम ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया था। फजूल में तारीफों के पुल बांधने वाले लोग सख्त जहर लगते हैं मुझे, अगर सीखना है तो सीख लो। यारम ने कहते हुए एक झटके से उठकर रेशम भाई का कलाई पकड़ा था। सांस घुटने पर वो मुंह खोले चिल्लाने लगी थी, जबकि अचानक ही इसने ब्लेड उठाकर इसकी जुबान पर चिल्लाया था। गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धुल जा गिरा था। वाओ, अमेजिंग, इतनी जल्दी कैसे किया? मैं तो आराम से कौन से करता हूँ। वो क्या है ना, मेरे डब्ल्यू को एकदम बराबर कटे हुए पीस पसंद है, वरना इसे खाने में मजा नहीं आता। रेशम भाई को पीछे की तरफ फेंकते हुए यारम टेबल के साइड से निकलता इसकी तरफ जा रहा था, जब इससे पहले उछलकर कायसान आके को होता इसे सवाल करने लगा था। सफाई से करो, एक जैसे पीस कटेंगे, और तेज करना भी सीख लो, कुछ काम तेज करने में मजा आता है। वो आंख दबाकर बोला तो कायसान ने जैसे किसी फरमानदार बच्चे की तरह सर हिलाया था, जबकि रेशम भाई की आवाज से वो दोनों इरिटेट हो रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मुंह से बलबल खून बह रहा था। शट अप, तुम्हें पता है ना मैं सीख रहा हूँ, और जब कोई इंसान कुछ सीखता है तो डिस्टर्ब नहीं करते। बाबू, नेक्स्ट में करूंगा। इसने टेबल से छोटा सा ब्लेड उठाते हुए एक्साइटमेंट में
कहा था शोर तुम करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा काम। यारम ने रेशम भाई को इसके हवाले किया था, पर वो कंफ्यूज सा लग रहा था। क्या हुआ, मेरा बच्चा करो ना। इसे खामोशी से खड़े देखकर यारम ने प्यार से इसके काम के लिए कहा था, जबकि वो मुंह बना के बापू जुबान एक ही होती है, अब जुबान आपने काट दी, मैं क्या काटूं। आपने मेरे साथ चीटिंग की है। वो चाह सा मायूस लग रहा था। जुबान एक होती है, उंगलियां तो 10 होती है ना, और तुम्हारे पास तो पूरी की पूरी रेशम भाई है। तो रेशम भाई तुम पर चल रहे थे टोटल मिलाकर 18 केस, तुम्हारे नाम बदलने से पहले। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जाने से पहले तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटा दो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तुम्हारी शनाख्त की। तो रेशम भाई तुम्हारा असल नाम बीनेश है, और आज से तकरीबन 25 साल पहले तुम लोगों के घरों में काम करते हुए तुम इनकी बच्चियां उठा लेती थी और अपनी बच्चियों को बेच देती, जिससे अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती थी। तो कितनी बच्चियां बेची हैं तुमने रेशम भाई, सॉरी बीनेश भाई। जुबान तो कट गई, अब कैसे बोलेगी वो। कायजान ने इसके पीछे रुकते हुए सवाल किया था। उंगलियां तो है ना, अभी इनकी मदद से बता देगी अगर ये प्यारी हुई तो। यारम इसे देखते हुए बोला ही था, जबकि अपनी उंगलियां कटने के खौफ से इसने फौरन हाथ की 3 उंगलियां बुलंद की थी। जब यारम ने हाथ ब्लेड की तरफ बढ़ाया था, इससे पहले कि वो कोई भी वार करता, कायसा ने अचानक ही टोका इसकी उंगलियों पर चलाया था। इसकी 3 उंगलियां हवा में लहराती दूर जा गिरी थी। आपने कहा था उंगलियां मैं काटूंगा, आपने क्यों ब्लेड उठाया। मैं चीटिंग नहीं करने दूंगा आपको, मुझे प्रैक्टिकल करना है साथ साथ। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि यारम ने मायूसी से इसके हाथ में मौजूद टोका देखा था। मैंने ट्राई किया है, ब्लेड मेरे हाथ नहीं आ रहा था। क्या चीज हो तुम कायसान, छुरी तुम्हारे हाथ आती है ना ब्लेड तुम्हारे हाथ आता है, बस ठक ठक करवा लो तुमसे। एक गैंगस्टर को हर चीज आनी चाहिए। आज के बाद इस मामले में तुमसे मायूस किया है, आज के बाद इस मामले में तुमने मुझे मायूस किया है ना, तो मैं अपनी शागिर्दगी से बेदखल कर दूंगा तुम्हें। पता नहीं तुम्हें मिस्र का गैंगस्टर किसने बनाया है, वो गुस्से से बोला था। जब कायसा ने अपने हाथ में मौजूदा लड़शर ऊंचा किया था, मतलब साफ था कि इसे मिस्र का गैंगस्टर इसी टोके ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल वो बड़ी रवानी से करता था। ओके फाइन, लेकिन अब इसको पीछे रख दो। वैसे इशारे से बैठने का कहते हुए रेशम भाई के सामने झुकते हुए सूर्य पर बैठ गया था। तो तुमने 3 लड़कियों को इसके घर से अगवा करके इनसे ये काम करवाया था। तुमने लड़की को कहाँ से अगवा किया था, वो लड़कियां आज कहाँ हैं, जिंदा है या मर चुकी हैं। वैसे देखते हुए सवाल कर रहा था, जबकि रेशम भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब कैसे दे। मुंह से बलबल खून बह रहा था, जुबान कट चुकी थी, उंगलियों के बेतहाशा तकलीफ से आंखें नहीं खोलने दे रही थी। और ऐसे में सामने बैठा डेवल इसे सवाल कर रहा था। इसे जवाब चाहिए था कि किसी भी हालत में चाहिए था। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसकी लाश से भी जवाब निकालेगा, और वो यारम का आदमी था, वो ऐसा कर भी सकता था। इसने बड़ी मुश्किल से दूसरे हाथ की एक उंगली उठाई, जिस पर यारम ने हाँ में सर हिलाया था। 3 लड़कियों में से एक लड़की जिंदा है, और तुम जानती हो कि वो कहाँ है। यारम ने सवाल किया तो इसने हाँ में सर हिलाया था। इस लड़की का नाम बताओ, घर का एड्रेस बताओ, कहाँ से तल्लक था इसका, और इस वक्त वो कहाँ पर है। क्या वो वापस अपने घर वालों के पास पहुंच चुकी है, या तुम इस बच्चे के साथ भी अपनी दरिंदगी दिखाई है। नाम बताओ इसका। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखता है इसके सामने, बिल्कुल ऐसे अंदाज में बैठा पूछ रहा था जैसे सामने बैठी औरत इसकी जिगरी दोस्त हो। जबकि यहाँ रेशम भाई पूरी तरह से बेबस थी। वो नाम कैसे बताए, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा कौन सा तरीका ही नहीं था जो वो इस्तेमाल करके इसे बताती। जुबान इसकी काट दी है, उंगलियां बेचारी की मेरे हाथों कट गई हैं, किस चीज से वो बताए। कायसा ने कंफ्यूज होते हुए इसे देखा था, जबकि कंफ्यूज तो यारम भी था। हाँ यार, ये तो मसला बन गया। अब जुबान काट दी, उंगलियां काट दी, लेकिन दूसरा हाथ तो काम कर रहा है ना, लिखना आता है। यारम ने तरस खाते हुए सवाल किया था। रेशम भाई ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। चलो जी रेशम भाई, लिखो फिर नाम। अभी तो तुम्हारे 18 केसेस में से एक केस खुला है, और तुम्हारी हालत मरने वाली हो गई है। अभी तो बाकी 17 केस का भी हिसाब देना है तुमने। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। तो रेशम भाई ने बेयकीनी से इसे देखा था, जबकि कांपते हाथों से बड़ी मुश्किल से वो पेपर पर नाम लिख रही थी। आशेषा। इसने उल्टे हाथ से नाम लिखा था, जो पढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी यारम ने पढ़ लिया था। जीनत की हालत बहुत खराब हो रही थी। पिछले 2 दिनों से मसलसल बकाई हो रही थी। इसकी वजह से इमारती से हॉस्पिटल लेकर आया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जीनत को अपनी हालत नॉर्मल नहीं लग रही थी। और फिर घर में लोगों को शक भी होने लगा था। बाकी सबको ना सही, लेकिन खासकर मुलाजमा इस पर खास नजर रखे हुए थी। आज तो बातों ही बातों में माँ बेगम ने भी पूछ लिया था, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और जब इसने वारिद को ये बात बताई, तब इसने कहा था कि घर में सबको बता देना चाहिए, लेकिन वो खुद ही इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी, और वारिद इसके फैसले का एहतराम कर रहा था। इस वक्त वारिद समेत सारे ही लोग घर के दूसरी साइड पर थे। सर्दियों का एहतमाम हो रहा था। सब लोग ही शर शाम बाहर लॉन की साइड पर आ जाते थे। वो अपनी तबीयत की खराबी महसूस करते हुए कमरे में ही थी, और वैसे भी वो जानती थी तो आमना बेगम इसे पसंद नहीं करती थी, और ना ही रिदा का इसे देखकर मूड अच्छा रहता था। इसीलिए जब वो लोग बाहर हूँ, वो सब लोगों के पास नहीं जाती थी। बाकी सब लोगों का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। करके मत तो इसे कम ही महातब होते थे, लेकिन नायरा और काका इसे बहुत मोहब्बत से मिलती थी, और माँ बेगम का लहजा भी इसके साथ बिल्कुल बेटियों जैसा ही था। लेकिन आमना बेगम की सख्त निगाहें और फिर रिदा की जलन इसे वहां पर न जाने पर मजबूर करती थी। और फिर यह हकीकत थी कि जो भी रिदा के साथ इसका जो तल्लक था, इसमें सिवाय जलन के और कुछ भी पैदा हो ही नहीं सकता था। और कहीं ना कहीं से ये बात ठीक भी लगी थी। बरेबा की अगर रिदा की जगह सीनत होती, तो शायद इसके अंदर भी जलन के ऐसे ही एहसास मौजूद होते। वो भी वारद को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। ना जाने वो कौन सी औरतें थी जो स्वतंत्र का दुख बर्दाश्त कर लेती हैं। ये जानते हुए भी कि रिदा के साथ वारद का कोई तलक नहीं है, वो कभी कभी जलन के इंतहा पर चली जाती थी। शायद ये जरासीम औरत में हमेशा से ही मौजूद है कि वो अपने मर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बेशक रिदा वारिद के निकाह में थी, और वारिद पर हक
हक रखती थी और इसने सोच लिया था कि वो वाद को मजबूर करेगी रिदा से तलक बनाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि वो एक औरत थी और स्वतंत्र स्वतंत्र ही होती है, बेशक वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अब आदिया के लिए इसके दिल में बेतहाशा मोहब्बत थी, लेकिन देखने वाला तो इसे सौतेली माँ ही कहता था ना, इसीलिए वो आदिया के करीब भी नहीं जाती थी। पहले वो हर चीज को बहुत ज्यादा सोचती थी, लेकिन जब से वारिद की मोहब्बत बढ़ने लगी थी, हर दिन के साथ इसे वारिद का नया रूप नजर आने लगा था। ये रूह अपने अलावा किसी और के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वारिद की ये मोहब्बत वो किसी और के लिए नहीं देख सकती थी। बस इसी ने रिदा के हवाले से वारिद से बात करना ही छोड़ दी थी, जिस पर बात भी काफी रिलैक्स हो गया था। वो अपना मुंह टॉवल से साफ करती वॉशरूम से बाहर निकली तो इसे अजीब सी घुटन होने लगी थी। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सीनत ने बाहर की तरफ आना चाहा था, जब बड़े अब्बा को दरवाजे से फिसलते देखा। इससे पहले कि वो फिसलते, इसने फौरन आगे बढ़ते हुए अपना सहारा गिरने से बचा लिया था। पीछे हटो नापाक लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? दूर रहो हमसे, नफरत है तुम्हारे इस घटिया वजूद से। तुम्हारी गंदगी जिस दिन से हमारे घर में पड़ी है, सब कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ। हमारे घर की बरकत छिन गई है तुम्हारे आने की वजह से। बड़े अब्बा ने गुस्से से पीछे धकेला था। वो सब लोग लॉन में शादी की डिस्कशन के लिए बाहर बैठे हुए थे, जबकि बड़े अब्बा का भी इधर ही जाने का इरादा था, लेकिन जीनत के आ जाने की वजह से वो अपने गुस्से पर कंट्रोल किए बगैर बोलते चले गए थे। बड़े अब्बा आप गिरने वाले थे, अगर मैं आपको नहीं बचाती तो तुम्हारे नापाक वजूद के छूने से बेहतर था कि हम गिर जाते। खबरदार जो आइंदा हमारे करीब आए, जहर लगती हो तुम हमें। बहुत कोशिश की हमने कि हम अपने पोते की हाथों तुम्हें कबूल कर लें, लेकिन तुम्हारी नापाकी से नफरत है। हमें तुम्हारा तलक ऐसी गलीज जगह से है जहाँ से इज्जतदार लोगों का कोई तलक नहीं होता। हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाया करो। और एक और बात, हमने मुलाजमों से सुना कि तुम खानदान में कोई खुशखबरी लाने वाली हो। एक बात कान खोल कर सुनो लड़की, तुम्हारे वजूद से इस खानदान का वारिस नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ साथ इसे भी आग लगाकर मार देंगे। तो वो गुस्से से इसे देखते हुए वहां से निकलने लगे थे, जबकि सीनत से इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चेहरे पर हाथ रखती वहीं से पलट गई थी। बड़े बाकी गुस्से की अब भी कोई इंतहा न थी। अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुलाजमा के मुंह से सुना था कि सीनत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, कभी चक्कर कभी वोमेंटिक कोई खुशखबरी लगती है। और इस बात पर इन्हें गुस्सा आ गया था, इसके खानदान की बच्ची इनके खानदान का वारिस नहीं ला सकी थी, तो क्या अब तो वाइफों के बतन से वो अपने खानदान के वारिस पैदा करेंगे? उन्होंने जब से ये सुना था गुस्से से इनका बुरा हाल हो रहा था। मुझे नहीं आया पसंद जोड़ा, मैं नहीं पहनूंगी ये। क्या बात हुई, मुझे लेकर क्यों गए थे? अगर मेरी पसंद का नहीं जोड़ा नहीं खरीदना था, मैंने जो पसंद किया इसे देखा भी नहीं। मैंने बोला मुझे वो वाला पसंद नहीं आया तो इसे घूर रहे थे मुझे। मैं पिंक ड्रेस पहनूंगी, शादी वाले दिन मुझे रेड नहीं पहनना। इसका मूड बहुत खराब था। इस वक्त वो सब लोग इसकी शादी का जोड़ा देख रहे थे। सबको ही जोड़ा बहुत पसंद आया था सिवाय काका के। बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत खूबसूरत है, मेरी बेटी शहजादी लगेगी इसमें। आमना बेगम ने जोड़े पर हाथ फेरते हुए कहा था, जबकि अरमान भी हल्का सा मुस्कुराया था। इसे अपनी पसंद पर पहले ही पूरा यकीन था। मुझे नहीं शहजादी बनना, इसे पहनकर आप शहजादी बन जाए। मैं पिंक पहनूंगी जो मैंने पसंद किया था। काका फौरन उनकी आवाज में बोली तो अमना बेगम ने इसे घूरकर खामोश करवा दिया था। बदतमीज कहेंगी, कोई शर्म हया है तुम्हें? जो मैंने कहा वही होगा। आइंदा खूबसूरत इतना खूबसूरत जोड़ा लाया था तुम्हारे लिए अरमान, तुम यही पहनोगी। हाँ बस अपनी मर्जी करवा लो, जिंदगी में एक दफा शादी होगी मेरी, इसमें भी अपनी मर्जी से कुछ ना कर लूं। पहले ही बता रही हूँ, ये गंदा सा जोड़ा पहन लूंगी, पहन के शादी वाले दिन की ही ये गंदा सा जोड़ा पहन लूंगी शादी वाले दिन, लेकिन मेहंदी और वलीमे का ड्रेस अपनी पसंद से लूंगी मैं। मैंने रोज रोज शादी नहीं करनी। वो मुकम्मल लड़ने के मूड में थी। यार ये अरमान, तूने मेरी बहन के साथ ज्यादती की है। कम से कम जोड़ा तो इसकी पसंद का ले आते। मोमर्श से अपनी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं अपनी पसंद का जोड़ा दिलवाने गया था, इसकी पसंद का नहीं। मुझे जो पसंद आया मैंने इसके लिए ले लिया, और वैसे भी दुल्हन पर तो सुर्ख रंग ही जचता है ना। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी पसंद लाजवाब है, काका यही पहनेगी। अमना बेगम फौरन बोली थी। हाँ ठीक है, शादी वाले दिन के लिए बाकी मेहंदी और वलीमे का हम खुद लेकर आएंगे। काका की पसंद के मुताबिक। ठीक ही तो कह रही है, वो शादी जिंदगी में एक दफा होती है, कम से कम जोड़ा तो अपनी पसंद का पहनना चाहिए ना। इसका मूड अच्छा खासा खराब था। मेरी बहन बहुत सीधी सादी है अरमान, अगर तुम इसे प्यार से कहते कि ये तुम्हारी पसंद का जोड़ा है, तुम चाहती कि वो तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहने, तो वो तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बना लेती। लेकिन तुमने तो पूरे रस्ते ना तो इसे बात की है और ना ही इसकी तरफ देखा है, और अगर वो कुछ कहती तो तुमने इसको घूरने लगते। मुझे काका की बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन अगर ये सच है तो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तुम मुझसे बेहतर जानते हो काका, अगर इससे कोई गलती हुई है तो अनजाने में ही हुई होगी। मैं इसका सगा भाई होकर इसके नेचर को इतना नहीं समझता जितना तुम समझते हो, इसलिए बेहतर होगा इसको समझते हुए अपने और इसके रिश्ते को बेहतर बनाओ। वालिद इसके करीब बैठे हुए बेहद आहिस्ता आवाज में बोल रहा था, जबकि अरमान ने इसे देखकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अद्दू चाची का ड्रेस लेने चलते हैं, अद्दू चाची का ड्रेस लेने चलना है। फुप्पो का शादी का जोड़ा आ गया। चाची पीछे छूट गई, ये तो जुल्म हो गया ना। चाची पर क्या ख्याल है? दोनों चाचा भतीजी चले चाची का जोड़ा लेने के लिए। मोमर्श वालिद की गोद से अद्दू को लेते हुए से बातें करने लगा था। हम यरमान फूफा की तरह गंदे नहीं है, हम चाची को इसकी मर्जी का ड्रेस दिलवाएंगे, जो चाची को पसंद आएगा सेम टू सेम वही वाला लेंगे। वो यरमान के करीब बैठते हुए बोला तो यरमान ने इसे घूरा था। मुझे सच में वो जोड़ा पसंद आया था। तुम लोगों की बहन की पसंद इस मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम लोग कुछ भी कहो, वो इन दोनों के बीच से उठता हुआ अंदर चला गया था, जबकि वो दोनों ही अब अद्दू से बातें करने में मसरूफ हो चुके थे। नूरम कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। वो कमरे में दाखिल हो गई तो मरजम अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। काफी दिनों के बाद जिसने अपना लैपटॉप उठाया तो नूरम बिना कुछ बोले इसके पास आकर लेट गई थी। राधा इसके काम से फारग होने से पहले सोने का था।
अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे काम खत्म करने से पहले तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें जगाने में सिर्फ 1 सेकंड लगाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि अपनी नींद को बाद में बर्बाद होने से बचा लो। बस थोड़ा सा काम है, ये कुछ मेल सेंड करनी है मैंने। अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? बस आहिस्ता से इसके ऊपर से दुपट्टा हटाते हुए इसके बालों से रबर बैंड निकालने लगा था। मैंने तुम्हें कहा था कमरे में बाल खुले रहने दिया करो, मुझे तुम्हारे बाल बेहद पसंद है, लेकिन मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती हो तुम, और तुम्हारा मेरी बातों को सीरियस ना लेना तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। बाल खोलो। बस के लंबे बालों की चुटिया इसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला था, जबकि हाथ तेजी से लैपटॉप पर काम कर रहे थे। बाल उलझ जाते हैं फिर सुलझते नहीं है, मेरे हाथ पीछे तक नहीं जाता फिर खराब हो जाते हैं। वो बाल खोलते हुए से वजह बता रही थी। अच्छा तो ये वजह है, कल से मैं सुलझाऊंगा तुम्हारे बाल, आई प्रॉमिस, खराब नहीं होंगे। वो नरमी से इसके चेहरे पर अपने हाथ की उंगलियां फेरता इसकी कमर की हड्डी में सनसनाहट सी पैदा कर गया था। वो होठी में सिमट सी गई तो बरजम के लब नरमी से मुस्कुराए थे। वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ जहां मेल ओपन होते ही से लिंक फेसबुक से कनेक्ट करनी थी, लेकिन अगर अपने अकाउंट की बजाय मिराल का अकाउंट लगे देखकर से हैरत हुई थी। हाँ, मिराल अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट इसके लैपटॉप से यूज करती थी, ये बात वो जानता था, लेकिन वो अपने पासवर्ड कभी भी इस तरह से लैपटॉप पर सेफ नहीं रखती थी। आईडी ओपन होते ही सारे मैसेजेस ओपन होने लगे थे। सामने चैट लिस्ट में काफी सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन नजर आ रहे थे, जबकि वो किसी डॉक्टर से चैट कर रही थी। ये चैट तकरीबन 1.5 महीने पुरानी थी। वो अपने मेल का काम एक तरफ करते हुए मिराल की आईडी चेक करने लगा था, जबकि सामने खुले वाली चैट इसका दिमाग घुमाने के लिए काफी थी। मुझे लगता है मर गई, कायजा ने तीसरी दफा इसका गाल थपथपाया था। ऐसे कैसे मर गई? अभी तो 12वें केस पर पहुंचे थे, जिंदा करो इसे। यारम ने सोफे के साथ टेक लगाते हुए कहा था। नहीं यारम भाई, मुझे लगता है ये मर गई है, इसके जिंदा होने की चांसेस नहीं है, इसे मरना नहीं चाहिए था। अभी तो सब कुछ हल ही नहीं हुआ, इस कारोबार में इसके ऊपर और भी लोग हैं, और वैसे भी इसे मारते हुए मुझे मजा नहीं आया। थोड़ा सा प्लेट का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा तुम्हारी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ है, अभी तेजाब बाकी था। वो मायूस लग रहा था। रिवॉल्वर का कहाँ इस्तेमाल किया आपने? हाथ में पकड़ना इस्तेमाल नहीं कहलाता। कायसान ने इसकी बात की नफी की थी। सर पर मारना तो इस्तेमाल ही कहलाता है ना, उसके सर पर काफी जोर से चोट लगी है, चेक कर लो। यारम ने फौरन कहा, जिस पर वो मुंह बना गया था। तुम शक्लें बहुत बनाते हो कायसान, पहले इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, लेकिन माइजम के साथ रहने का असर तो नहीं है। यारम उठकर रेशम भाई के पास आते हुए बोला था। मुझे लगता है इसके साथ रहने का ही असर है, वो भी ऐसे ही शक्लें बना बनाकर बात करती है, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, समझ तो कुछ भी नहीं आता। दुआ करे वो जल्दी से क्लियर बोलना शुरू करते हैं। वो रेशम भाई के पास बैठा इसका मायना कर रहा था, जबकि कायसान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया था। इंशाल्लाह वो जल्दी बातें भी करेगी और चलना भी शुरू कर देगी, लेकिन तुम्हारी चीज में सूरज से ज्यादा जज्बाती हो जाते हो। बस 1 साल लगेगा चलने में और बातें करने में, तुम एक 3.5 महीने की बच्ची से चलने की उम्मीद नहीं कर सकते। यारम ने इसकी जल्दबाजी को देखते हुए कहा था, जिस पर वो कदे उचका गया। रोयाम ने कब बोलना शुरू किया था? कायसान ने रेशम भाई को सांस लेते देखकर अचानक सवाल किया। मैं एक बहुत साबर इंसान हूँ कायसान काजमी, मैंने सबक से काम लिया था। इसने सबसे पहले आपको पुकारा होगा। वह तेजाब की बोतल उठाकर से देते हुए एक और सवाल कर गया था, जबकि यारम इसके सवाल पर गुस्से से घूर कर रह गया। इसे याद था कि इसने पहला लफ्ज क्या कहा था। इसने इसे अपनी इसने इसे या अपनी माँ को पुकारने के बजाय सबसे पहले बाऊ बाऊ करके अपने शोनू को बुलाया था। वो इसे नजरअंदाज करता रेशम भाई की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसने गहरी सांस लेते जिस्म को हल्का सा हिलाया था, जैसे सांस कहीं देर रुक कर दोबारा से रवां हुई हो। वो गहरी सांस ले रही, दर से तड़पने लगी थी। इसके मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकल रही थी। जब अचानक ही यारम का फोन बजने लगा। अपने सामने रेशम भाई को रोते तड़पते देखकर इसने गुस्से से फोन की जानिब देखा था। इस वक्त किसकी मजाल थी जो उसे कॉल करता, ये जानते हुए भी कि वो जरूरी काम में मसरूफ है। क्या यार बापू, आपके लोगों को सुकून नहीं है? मेरे लोग मुझे जरूरी काम के दरमियान कभी डिस्टर्ब नहीं करते। वो इसका फोन टेबल से उठाते हुए दिखाने लगा था, जिस पर रूहे यारम लिखा हुआ था। यारम तेजी से अपने हाथ से तेजाब और ब्लेड छोड़ता अपनी शर्ट से हाथ साफ करते हुए फोन अटेंड करता अपने कान से लगा चुका था। जी मेरा बच्चा, क्या हुआ? इसके लहजे में दुनिया जहान की नरमी सिमट आई थी। कायसान के लब दिलकशी से मुस्कुराए थे। वो लम्हे में समझ गया था कि कॉल करने वाली हस्ती कौन है। यारम आप दुबई में नहीं है, मैं लैला के साथ शॉपिंग पर गई थी, तो वो हिसर मामू को फोन पर कह रही थी कि जब तक टेबल वापस आता है तब तक काम खत्म कर देना। आप कल रात को घर पर थे। फिर ये कौन से प्राइवेट जेट की बात कर रही थी? वो कह रही थी कि आप रोयाम को लेकर पाकिस्तान गए हैं। इसके लहजे में हैरत ही हैरत थी। लोगों को इलाज की जरूरत है जान, मैं तो रोयाम को लेकर इसका शौक पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ। यहीं पर एक शिप के कैप्टन से बात की है, वो रोयाम को शिप चलवाने का शौक पूरा करवा रहा है। तस्वीरें भेजता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में। बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हारा बेटा, तुम्हें भी आना चाहिए था। हमें छोड़कर फजूल की शॉपिंग करने निकल गई। यारम ने नाराजगी से रेशम भाई की आवाज में दर्द बड़ी कराहें सुनी थी। शट अप, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं वीडियो कॉल पर बात कर रहा हूँ? मुंह बंद करो, इसका फजूल में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। यारम ने कायसान को देखते हुए कहा था। यारम आपको पता है ना, मुझे गहरे पानी से डर लगता है, मैं नहीं जा सकती समुद्र में। आप किसी को मार रहे हैं? रूह ने परेशानी से सवाल किया था। अभी तो वो कह रहा था कि वह रोयाम को शौक पूरा करने के लिए गया है, और पीछे से किसी के रोने तड़पने की आवाज आ रही थी। जान, तुम्हारा शो जहां भी जाता है वहां इस तरह के घटिया लोग ही मिल ही जाते हैं। इंशाल्लाह तुम्हारे बेटे को रात तक वापस लेकर आऊंगा, तब तक तुम रेड साड़ी। ओ यारम, हद करते हैं आप, फोन पर तो लिहाज रखा करें, कुछ नया भी सोच लिया करें। सिर्फ रेड साड़ी में ही मौजूद नहीं है दुनिया में। मैंने तो कुछ और भी सोच रखा है, लेकिन आपको मेरी सोच तक पहुंचने के लिए जल्दी कर रहना होगा।
अभी आ गया तो फिर पछताओगी तुम, वो सरगोशीनुमा आवाज में बोला था, जबकि काइसान के ठक ठक की आवाज पर इसने हैरत से पलटकर इसकी तरफ देखा था। बहुत शोर मचा रही थी, आपकी कॉल डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। इसने यारम को खुद को घुटने पाकर मासूमियत से जवाब दिया था, जबकि यारम नफी में सर हिलाकर रूह से बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में वो फारुक हुआ तो काइसान मजे से अपने काम में मसरूफ था। इसका बासु तन से अल्लाह करते हुए न जाने कितने टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। लेकिन हैरत की बात थी कि रेशम भाई इस दर्दनाक हालत में भी ना जिंदा थी बल्कि होश में भी थी। बड़ी डीड मिट्टी हो, मरने का नाम नहीं ले रही। मैंने सुना है जो लड़कियां तुम्हारी बातों में नहीं आती या फिर स्कूटी से भाग जाती हैं, तुम इनके चेहरे पर तेजाब फेंक कर इन्हें इतना दर्दनाक बना देती हो कि कोई इन्हें देखना भी पसंद ना करे। वो इसके पास आकर रुकता, एक दफा फिर से इसके तेजाब की बोतल उठा चुका था। रेशम भाई ने बुरी तरह से तड़पते हुए नफी में सर हिलाया था, लेकिन इसके हालत पर हल्का सा मुस्कुराता हुआ तेजाब की बोतल खोलते हुए इसके चेहरे पर उड़लता चला गया था। दर्दनाक आंखें कोठे की दरो दीवार में गूंज रही थी। अंदर कितनी ही लड़कियां इसकी आवाज सुनते हुए तड़प रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि बाहर आकर इसकी दर्दनाक मौत का नजारा करती। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो बरसम? हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे। बड़े बाप परेशानी से इसके सामने बैठे हुए थे। वारद भी कमरे में मौजूद था। बरसम को यूं आधी रात को बड़े अब्बा के कमरे की तरफ जाते देखकर वो खुद ही इसके पीछे आ गया था, जबकि जो बात बरसम ने इन्हें बताई थी वो तो इन्हें हैरान करने के लिए काफी थी। मैं खुद कुछ भी नहीं समझ पा रहा बड़े बाप। मेरे लैपटॉप पर मिराल की पर्सनल फेसबुक आईडी लगी हुई थी और इसमें इसने नूरम के साथ कुछ चैट्स कर रखी थी, जिसमें वो नूरम से पूछ रही थी कि इसने व्हाट्सएप पर मिराल को ब्लॉक क्यों किया है। नूरम की आईडी से इसके रिप्लाई भी आया हुआ है कि वो इस मामले में मिराल की कोई मदद नहीं कर सकती। जो चैट 4 साल पहले की है, इनमें भी वो मिराल से कह रही है कि पहले नूरम से गलती हो गई थी, वो इन चीज़ों को समझती नहीं थी, लेकिन वो दूसरी दफ़ा वही गलती नहीं कर सकती जिस पर मिराल आगे से इसे ब्लैकमेल कर रही थी। जबकि मिराल की आईडी में एक और डॉक्टर है जो इसे बता रही थी कि इसे किस तरह से अपने बच्चे को खत्म करना है। इतना ही नहीं, वो इस डॉक्टर से नूरम के बारे में बात करते हुए कह रही थी कि नूरम एक इंतहाई बेवकूफ़ लड़की है और वो किसी भी तरीके से नूरम को अपनी बातों में फंसाकर अपना मतलब निकलवा लेगी। वो नूरम को वो नूरम को वो नूरम को इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 6 साल से। मैंने खुद चैट्स पढ़ी हैं। नूरम पहले तो इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं रखती थी और जब इसे इसको समझ आई थी तब से इसने मिराल को ब्लॉक कर दिया था। इतना ही नहीं, इसने नूरम को ब्लैकमेल भी किया था। वो कह रही थी कि वो नूरम के पापा को बता देगी कि नूरम स्कूल का बहाना करके अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थी और यहाँ वो मज़ीद भी किसी कहीं बातों में इसे ब्लैकमेल कर रही है। ये चैट्स पढ़े आप। वो लैपटॉप खोलकर इसके सामने रखते हुए पुरानी कहीं चैट्स इनके सामने खोल रहा था, जिसे पढ़ते हुए वो भी हैरान थे। सामने एक चालाक औरत की लिखी हुई तहरीर थी जो कि एक बच्ची को अपनी बातों में इस तरीके से उलझा रही थी। इसने नोट किया था कि मिराल कहीं बातों में नूरम को इसके बाबा के खिलाफ कर रही थी। कहीं जगह पर लिखा हुआ था कि नूरम के बाबा को नूरम की फिक्र नहीं है। अगर इन्हें मोहब्बत होती तो वो नूरम को इस तरह से बेआसरा बेसहारा छोड़कर क्यों जाते। और ये बातें पढ़ते हुए बसम को बुरा महसूस हो रहा था। नूरम के वालिद कहीं दफा फोन पर इसके सामने रो चुके थे कि वो नूरम से मिलना चाहते हैं। इनके अंदाज से यही लग रहा था कि वो नूरम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं जगह पर नूरम के बाबा को नूरम के सामने इस तरह से पेश किया जा रहा था कि वो कहीं से भी सही नहीं लग रहे थे। और इसे अफसोस इस बात का था कि इस चीज़ में इसकी अपनी फूफो भी शामिल थी। वो सब कुछ मैनिपुलेट लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नूरम को इसके पापा के खिलाफ करने की साजिश की जा रही है। जबकि बरसम ने अपनी जेब से नूरम का फ़ोन निकालते हुए व्हाट्सएप पर मौजूद कुछ चैट्स भी इन्हें दिखाई थी। इस वक्त नूरम गहरी नींद उतर चुकी थी। इसका फ़ोन तो तकरीबन 1 महीने से ही बरसम के पास था, लेकिन इसने कभी भी इसका फ़ोन ओपन नहीं किया था। लेकिन आज इसके सोते हुए इसने पहली दफ़ा इसकी फिंगरप्रिंट से इसके मोबाइल को ओपन करते हुए इसकी चैट्स पढ़ी थी और ये सब कुछ पढ़ते ही वो कड़ी से कड़ी जोड़ता चला गया था। काफ़ी कुछ इसके सामने खुल चुका था। बड़े अब्बा खुद हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे नूरम को तन्हाई का एहसास दिलाया जा रहा है। इसे बताया जा रहा है कि इस दुनिया में कोई भी इसका दोस्त नहीं है, कोई इसका अपना नहीं है और मिराल इसे किसी बात पर ब्लैकमेल भी कर रही थी। ऐसी कौन सी टीचर वाली बात थी जो अगर नूरम के बाबा को पता चल गई तो कुछ गलत हो जाएगा। मिराल की चैट्स में कहीं दफ़ा इसने पढ़ा था कि अगर मैंने तुम्हारी टीचर वाली बात तुम्हारे पापा को बता दी तो, और इसके आगे से नूरम कहीं सारे जज्बाती मैसेजेस को वो और इसके आगे से नूरम के कहीं सारे जज्बाती मैसेजेस कि वो बाबा को नहीं पता नहीं चले चाहिए कि वो बात बाबा को पता नहीं चली चाहिए। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। नूरम के टीचर के साथ नूरम का ऐसा कौन सा राज छुपा था जो नूरम के लिए इतना नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो अपने बाबा को ये बात बताने को तैयार ही नहीं थी। कहीं जगह पर लिखा था बाबा मुझे जान से मार डालेंगे अगर बाबा को ये बात पता चल गई तो। पहले तो बरसम को लगा था कि वो ये सब कुछ खुद तक रखेगा, लेकिन जिस तरह घर में नूरम के साथ सलूक किया जाता था, ये बात खुद तक नहीं रख सकता था। इसे सबको ये बात बतानी थी कि नूरम बिना किसी गलती की सज़ा भुगत रही है। बेशक इसमें वजह बरसम खुद ही था। इसे सज़ा देने की शुरुआत इसने खुद ही की थी, लेकिन वो बेकसूर थी, वो मासूम थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले भी नूरम को ब्लैकमेल ही किया गया था। सारी रात बैठकर वो नूरम और मिराल की चैट्स ही पढ़ता रहा था और इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए इसने नूरम को हर लिहाज से बेकसूर पाया था। नूरम बेकसूर है अक्का, इसका कोई कसूर नहीं, तो इसे सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सब कुछ मिराल भाभी का किया कराया है, हमें इन्हीं को ढूंढना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, इन सब चीज़ों में नूरम का कोई कसूर नहीं है, बस बहुत बर्दाश्त कर ली इसने, अब और नहीं। बरसम ने भी इतराफ़ किया था। हाँ, लेकिन फिर भी इस मसले का कोई भी हल तो होना चाहिए ना। नूरम को बेवजह किसी बात की सज़ा नहीं मिलेगी। तुम नूरम को यहाँ से भेज दो लंदन, इसके बाप के पास। बड़े अब्बा ने जैसे हाल निकाला था और इस मसले के हाल पर बरसम तो जैसे तरफ उठा। नहीं बड़े अब्बा, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं, नूरम मेरी बीवी है, मैं इस तरह से कैसे कहीं जाने दे सकता हूँ। वो परेशानी से कहने लगा था। बेशक नूरम तुम्हारी बीवी है बरसम, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन वो तुम्हारी बीवी बनी कैसे, ये भी तो देखो ना।
ओ प्लीज़ बड़े अब्बा, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। नूरम बेकसूर है, मैं जानता हूँ। इसने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ ज़्यादती हुई है। हर बात अपनी जगह सही है, लेकिन वो मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। पहले मामला सिर्फ़ मेरे बच्चे का था, लेकिन अब क्या बदल गया? तुम तो नूरम से शादी औलाद के लिए ही की थी ना, तो औलाद तो किसी और से भी पैदा हो सकती है। अगर तुम मिराल को छोड़ सकते हो, इसके साथ ज़िंदगी के 6 साल बुला सकते हो, तो नूरम को तो सिर्फ़ 1 महीने से ही तुम्हारे निकाह में है। छोड़ दो इसे, बेशक तलाक मत दो, नूरम को अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने दो। लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो इसे वापस इसके बाप के पास भेज दो। इसे वक्त की ज़रूरत है और फैसला करने का भी वो हक रखती है। बड़े बाप प्लीज़, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं ना तो नूरम को छोड़ रहा हूँ और ना ही इसे कहीं भेज रहा हूँ। वो मेरी बीवी है, मेरे पास ही रहेगी, मेरे साथ रहेगी। जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका है बदल नहीं सकता। मैं अपनी बीवी को खुद से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मिराल को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन 6 सालों में अपने दिल में मिराल के लिए कोई जज्बात महसूस नहीं किए थे, लेकिन इस पिछले 1 महीने में मैंने मोहब्बत करना सीख ली है और मुझे इस बात को कबूल करने में किसी भी तरह का कोई आर महसूस नहीं हो रही कि मैं खुद से 13 साल छोटी लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ। इसकी पाकीज़गी, इसकी मासूमियत मुझे इससे दस्तबरदारी की इजाज़त नहीं देती। मैं मर जाऊँगा शायद, सांस आना बंद हो जाएगी अगर वो मुझसे दूर हुई तो। नहीं बरेबा, आज आपने ये बात की है, आइंदा मत कीजिएगा। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। वो उठकर खड़ा होता अजीब जज्बाती लहजे में बोला था, बरसम ये तुम क्या कह रहे हो? ये ज़्यादती है इसके साथ। कोई ज़्यादती नहीं करूँगा बरेबा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं इसे बहुत मोहब्बत दूँगा, मैं माफ़ी माँग लूँगा इससे, सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अगर उन्होंने को छोड़ना पड़ा तो सांसें छोड़ दूँगा, और अगर वो तुम्हारे साथ ना रहना चाहे तो? बरेब्बा ने बेसाख्ता सवाल किया, तो ये सवाल तो इसे भी डर में मुब्तला कर रहा था। वो मेरी बीवी है बरेब्बा, वो क्यों नहीं मेरे साथ रहना चाहेगी? इसे मेरे साथ ही रहना होगा, हर कीमत पर, हर हाल में। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूँगा, इसे अपने पास रखूँगा, इसे इतना प्यार दूँगा कि वो हर दर्द, हर तकलीफ भूल जाएगी। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नूरम के सामने इन सब चीज़ों का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही मुनासिब सा वक़्त देकर इसे बता दूँगा, ये मेरा मामला है, मैं हल कर लूँगा। आप लोग परेशान मत हों। बस अब मैं नूरम की तरफ से किसी तरह की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ वो हो चुका है। अब बदला नहीं जा सकता। मेरा मामला है, मैं खुद हल कर लूँगा। वो कहते हुए लैपटॉप और नूरम का फ़ोन उठाकर कमरे से निकल गया था, जबकि बड़े अब्बा ने मायूसी से वालिद की तरफ देखा था। वो बरसम जैसे समझदार इंसान से इस तरह की उम्मीद नहीं रखते थे। वो इस घर में सबसे बड़ा होने के साथ-साथ इस गाँव का सरदार भी था, और वो अपनी बीवी के साथ इतनी बदनाइंसाफ़ी कैसे कर सकता था? ये जानते हुए भी कि वो बेकसूर है, वो इसे सज़ा कैसे दे सकता था?